Hello guys, Assalamu alaikum. Today the topic we are going to be discussing is enterprise business growth and size. ये थर्ड टॉपिक है हमारे कोर्स का या O levels business के कोर्स का. So let's start. An entrepreneur is an individual, ठीक है, who organizes the factors of production, assumes risk, is an innovator. ठीक है, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं इस डेफिनेशन के अंदर. Organizes the factors of production, assumes the risk, and is an innovator. So basically, what this means is that this is the person who brings all the four factors of production together: land, labor, and capital. ठीक है, उन सबको एक जोड़ के तो उसके बाद he brings an idea of what he wants to produce or how he wants to move forward. और उसके बाद वो जो है इसका रिस्क भी लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, जो उसने सारा कैपिटल वो बिजनेस में लेके आया है, अगर वो डूब जाए तो वो भी उसी का प्रॉब्लम है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. एन एंटरप्रेन्योर possesses some of the following characteristics. ठीक है, सबसे पहले he has to be a he has to be creative. ठीक है, what this means is that he has to bring something new to the idea. He has to do problem solving. He has to find out how he wants to advertise in a in a way that people want to buy his product. जिस तरह की एफसी वाले, मैकडोनल्ड्स वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो उनके पीछे वो सारी वो जो क्रिएटिविटी होती है ना कि अच्छा यार जो नई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसके पीछे क्या क्रिएटिविटी होगी, कैसे उसको कैची बनाएं. तो दैट इज़ क्रिएटिविटी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएटिविटी लाता है बिजनेस के अंदर. अब जिस तरह आपने रिसेंटली अगर देखा हो कि ऑल अराउंड लाहौर देर आर बैनर्स जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि अच्छा यार मैकडोनल्ड्स वाज फीचर्ड इन दिस मूवी एज वेल. और वो उस मूवी का एक स्नैपशॉट होता है जिसके अंदर मैकडोनल्ड्स का लोगो डिस्प्लेड होता है. एंड दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग इट रिलेटेबल फॉर पीपल कि अच्छा यार देखो मूवीज़ में भी मतलब इस तरह यूज़ हुआ है. तो दिस इज़ क्रिएटिविटी. नो ब्रांड अर्लियर हैज़ एवर डन दिस. तो दैट इज़ दैट. द सेकेंड ट्रेट इज़ कि ही इज़ अ रिस्क टेकर. जैसे पहले भी बात हुई कि बीइंग अ रिस्क टेकर मीन्स दैट कि एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ कैपिटल. He brings in cash, he brings in machinery, and he brings a lot of people together as well. So he has a high stake in the business. तो होता ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो बिजनेस ना कामयाब हो तो वो जो सारा लॉस है, फाइनेंशियल लॉस, एफर्ट का लॉस, वो भी सारा एंटरप्रेन्योर के ज़िम्मे ही आता है. देन अनदर ट्रेड दैट ही हैज़ इज़ दैट ही गिव्स इनोवेटिव आइडिया. वो नया आइडिया लेके आता है कि एक नया प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन जिसको हम कहते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ब्रॉट इन टेस्ला. अब टेस्ला जो है एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो थी टेक्नोलॉजी थी कि वो उसकी जो गाड़ियाँ हैं सारी दे आर फुली इलेक्ट्रिक. पहले भी कंपनीज कर रही थी बट नो वन एवर डिड इट लाइक इलॉन मस्क. और किसी ने उसको टेस्ला की तरह, जिस तरह टेस्ला ने किया था, उस तरह नहीं किया. राइट. सो फॉर द सेक ऑफ कि टेस्ला जो है वो इट इज़ एन इनोवेटिव आइडिया. ठीक है. एंड द लास्ट क्वालिटी दैट एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इज़ बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. सही है. यू हैव टू मेक इट रिलेटेबल. आपको लोगों से डील करने का तरीका, अपना विजन अक्रॉस द टेबल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, ओनली देन यू कैन मोटिवेट अ होल टीम टू वर्क with you and to take your vision forward. So these were some of the basic characteristics or qualities that an entrepreneur must possess. Moving on. The next subtopic that we are going to go on is business plan. What is a business plan? Let's talk about this in detail. Let's use a highlighter. A business plan is a document containing the business objectives and important details about the operations, finances, and the owners of the new business. ठीक है. इन कंपोनेंट्स को आपने लाजमी याद रखना है, इनको बाय हार्ट आपने याद करना है कि जो एक बिजनेस प्लान होता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के मुतालिक. फॉर एग्जांपल इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इन इट कि व्हाट डज द बिजनेस होप टू अचीव. ठीक है. व्हाट आर द गोल्स ऑफ द बिजनेस, और वो है क्या, ये सारी चीज़ें. उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि अच्छा यार उसकी ऑपरेशंस, हाउ डू द ऑपरेशंस रन, व्हाट आर द की फैक्टर्स इन द ऑपरेशंस, व्हाट आर दे अबाउट. देन द फाइनेंसेस. ठीक है,
कि how are we financing our business? Are we taking loans from the bank, or are we using the equity of the owners? Equity is the money that the owners bring into the business. And information about the owners of the new business कि अच्छा यार who are they, where do they live, उनके बारे में उनका background, उनकी सारी details होती हैं इसमें. Up there are two things that are majorly discussed in this document. The first is finance. ठीक है, you have to decide what are your financing sources. There are a number of things that you can do. Loans. ठीक है, you have owner's capital. ठीक है, you can maybe sell shares. Now, as we talked, the planning portion consists of some of the following things which I'm about to show you. It should firstly talk about what the product is, right? It should tell us about the product. है क्या, आप फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है, you're making movies, furniture, cars, mobile phones, anything, whatever is the product of the business, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. Then the second point we have is business cash flow. Business cash flow basically means inflows versus outflows. You should know about how much money is coming into the business and how much money is going out of the business in the form of expenses. कि आपके खर्चे कितने हैं, ठीक है. अगर आपके कैश फ्लोज आर नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आपके इनफ्लोज जो हैं वो बहुत कम है, एंड इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग, कि आहिस्ता आहिस्ता आपके आउटफ्लोज इनफ्लोज से कम नहीं हो रहे, देन यू नीड टू थिंक अच्छा यार हमें मतलब बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना. तो एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर डिटेल ऑफ बिजनेस कैश फ्लोज इन सेक्शन 5. Then we have another thing, the revenues and the costs. Okay, we have to see, we have to calculate and forecast if our business is creating more revenues to outweigh our costs. तो अगर तो कॉस्ट ज़्यादा होंगी हमारी, कितनी होंगी, ठीक है, रेवेन्यूज़ कितने होंगे, शुड वी नीड एडिशनल फाइनेंसिंग ड्यूरिंग आवर प्रोडक्शन फेज, या हमें प्रोडक्ट बेचने से पहले वुड वी हैव इनफ कैश टू कवर ऑल कॉस्ट वगैरह. तो ये सारी चीज़ें जो है ना कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ में आ जाती हैं. देन अनदर थिंग वी हैव इज़ द लोकेशन ऑफ द बिजनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एक अगर सर्विस सेक्टर बिजनेस है, इट नीड्स टू बी क्लोज टू द ऑडियंस, ठीक है. यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी जहाँ भी सर्विस दे रहे हो उसके आसपास ही आपकी ऑडियंस हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल अ बार्बर, अगर आपका बार्बर जो है ही इज़ नॉट नियर हिज टारगेट ऑडियंस, देन यू कैन नॉट हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल. अगर आपने आपका बार्बर किसी डेजर्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर तो कस्टमर नहीं आएंगे, ठीक है. और अगर वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में बैठा हुआ है वहाँ पर भी कस्टमर्स नहीं आएंगे. तो ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही इज सिटिंग समवेयर वेयर ही हैज़ एक्सेस टू कस्टमर्स. अब इसी तरह अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो फैक्ट्री है वी कैन लोकेट द फैक्ट्री एनीवेयर. हम उसको सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी लोकेट कर सकते हैं. हम उसको क्योंकि वो वहाँ पर हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट नहीं आना, वहाँ पर हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने हैं एंड वी हैव टू सेल देम. सो इट डज नॉट मैटर वेयर द फैक्ट्री इज लोकेटेड, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट द अप्रोप्रिएट यूटिलिटीज़ आर अवेलेबल, के पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, और रोड्स का एक्सेस, ये चीज़ें वहाँ पर हैं. इफ़ दैट चेक्स एवरीथिंग, तो फिर यू आर गुड टू गो, यू कैन ईजिली मेक योर फैक्ट्री देयर. अनदर थिंग इज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. इसमें प्लान में वी हैव टू सी के इफ़ द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. अब अगर हम बात करें तो जो ऑयल होता है, पाकिस्तान में ऑयल नहीं है, राइट. तो एक ऑयल रिग का जो ऑयल रिफाइनरी है, सॉरी नॉट ऑयल रिफाइनरी, एंड ऑयल रिग कैन नॉट सेट अप इन पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होती ही नहीं है. तो वी हैव टू सी इफ द appropriate resources are available in the area where we are located. The next thing we have to discuss is why governments support startups. Startups are basically small businesses, नए आइडियाज़ जो नए नए बिल्कुल अभी मार्केट में आए हैं, उनको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है, उसकी वी हैव अ नंबर ऑफ रीजंस.
द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये ना यूजुअली ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होगी तो बेरोज़गारी नहीं होगी, और उसकी वजह से जो है आपकी गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि द गवर्नमेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर कम पड़ेगा, और जो है दे विल बी सेल्फ, मतलब उनके पास कोई इशू नहीं होगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। गवर्नमेंट को उनके लिए जो है जिस तरह राशन कार्ड वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। पॉवर्टी कम हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, पॉवर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज कंपटीशन। इंक्रीज कंपटीशन से बेसिकली ये होता है कि व्हेन द कंपटीशन गोज अप इट लीड्स टू फेयर प्राइसिंग, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट। ठीक है, और अगर फिर उससे प्राइस वॉर्स होती हैं। ठीक है, और उसका एंड रिजल्ट होता है फेयर प्राइसिंग। फेयर प्राइसिंग इस तरह होती है कि सब लोग जो है दे आर सेलिंग समथिंग, सेलिंग सिमिलर थिंग्स, और उसकी वजह से इफ़ वन competitor sells something at a higher price or at an unfair price, people would not buy from him. तो उसकी वजह से they have to make sure that they keep their prices just, and just about right that people purchase things from them. Another thing is increase in national output, right? National output is also known as GDP, which is gross domestic product. Gross domestic product is the total production of goods and services done in a country over a period of time. ठीक है, कि एक साल के अंदर एक मुल्क के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज बने। सही है, वो जीडीपी होता है। और वो जीडीपी आपके मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी रिफ्लेक्ट करता है कुछ हद तक, और जितना आपका जीडीपी ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। ठीक है, कि आप ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड दैट ट्रांसलेट्स टू बेटर इकोनॉमी। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू द मार्केट। सही है, और वो इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इनोवेटिव आइडियाज़ में फॉर एग्जांपल हमारी जो ऊबर है। ठीक है, वो एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि अगर आप मतलब लोग ये सिक्योर भी ज़्यादा है, टाइमली भी आपको मिल जाती है, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता, खुद ही आपकी जो एप्लीकेशन है इट प्रोवाइड्स यू विद द राइडर। ठीक है, तो वो आपके लिए एक इनोवेशन है। द लास्ट थिंग दैट वाई गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप इज़ द ग्रोथ पोटेंशियल। होता क्या है कि फ्यूचर में ना दीज ब्रांड्स और दीज बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अपने स्केल इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, देन दे प्रोड्यूस टैक्सेस। वो जब टैक्स देते हैं ना, उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं दे कैन यूज़ दैट मनी इन दे इन अदर प्रोजेक्ट्स और बाकी चीज़ों में। जितनी ये कंपनी बड़ी होगी उतने ही वो ज़्यादा टैक्सेस देगी। तो दैट इज़ वाई दीज आर पर्टिकुलरली द रीजंस वाई गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स। ठीक है, अब अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दे हेल्प इन बिजनेस प्लानिंग। दे कनेक्ट यू विद पीपल हु आर डीलिंग इन सिमिलर इंडस्ट्रीज, या दे नो हाउ टू मैनेज और रन बिग बिजनेसेस। और वो उन लोगों के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंसेस से यू लर्न अ लॉट, एंड दैट हेल्प्स यू इन बिजनेस प्लानिंग। वो आपके सेशंस करवाते हैं विद बिजनेस मेंटोर्स। ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू, इट स्ट्रीमलाइंस योर आइडियाज़। आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अच्छा यार दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क, और दिस इज़ हाउ वी विल टेक आवर बिजनेस फॉरवर्ड। सही है, द सेकेंड थिंग इज एंटरप्राइज जोन्स। ठीक है,
इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट यूजुअली एक स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, जिस तरह उस तरह एंटरप्राइज जोन्स होते हैं। वहाँ पर आपको जो लैंड होता है, जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, यूटिलिटीज़, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, गवर्नमेंट उस पर आपको सब्सिडी देती है, उस पर आपको हेल्प करती है, सस्ती चीज़ें देती है आपको, ताकि आप इनकरेज हो। एक वो एरिया स्पेसिफाइड ही इसी काम के लिए होता है, ठीक है। फिर जो है वो आपको फाइनेंसेस में हेल्प करती है गवर्नमेंट। अच्छा, तो बेसिकली ये होता है कि वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इजी लोन्स मिल जाते हैं, एंड सेकेंडली वो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। वो वहाँ पर देर आर इन्वेस्टर्स टू होम यू पिच योर आइडियाज़, एंड वंस योर आइडिया इज पिच्ड देन दे प्रोवाइड यू विद फाइनेंसेस एंड कैपिटल टू स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। ये करती है। सेकेंडली आपको लेबर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, और ग्रांट्स देती है फॉर ट्रेनिंग योर वर्कफोर्स। सही हो गया। लास्टली they provide you with the market research डन बाय द यूनिवर्सिटीज़, और जितने भी उनके ब्यूरोज ऑफ स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, वो वहाँ से सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है दे प्रोवाइड यू विद दैट, सो दैट यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आप देख सको कि कौन सी मार्केट लुक्रेटिव है, कौन सी नहीं है। उसके अंदर मार्केट के सारे स्टैट्स होते हैं विच गाइड यू इन चूजिंग हाउ यू वांट टू प्रोसीड। ठीक हो गया। The next topic we have with us is measuring business size. अब बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, तो उनको मेजर करने के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, उनकी ग्रोथ का लेवल क्या है, वो कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली चार मेथड्स हैं। लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट वन, विच इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप लेट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। It is believed that the higher the number of people employed, bigger would be the business in size, ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, बिजनेस ए, उसके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस बी के पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। तो वी वुड से दैट कि बिजनेस बी जो है ना, इट इज़ लार्जर इन साइज, इसका साइज बड़ा है क्योंकि इसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ दे आर नॉट अ चीफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा कैपिटल होगा, ज़्यादा साइज़ होगा, तो फिर ही आप एम्प्लॉयज़ को जो है रख सकोगे अपने बिजनेस में। लेकिन इसमें एक कैच है, और हर साइज़ का एक इशू है, साइज़ मेजरिंग जो मेथड है उसका एक इशू है। द फर्स्ट वन इज़ ओनली वर्कर्स ओनली वर्क्स फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में काम करता है जहाँ पे लेबर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं फार्म्स, ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है हमारा, उस पर हम कह सकते हैं अच्छा यार हमारे पास इतने फार्मर्स हैं, इतने लोग हैं, ये है वो है। तो लेकिन ये सिर्फ उन्हीं फार्म्स का आप कंपैरिजन कर सकते हो जो लेबर इंटेंसिव हैं, जो कि लेबर को यूज़ कर रहे हैं। अब एक फार्म है जो कि हैवी इंटेंसिव मशीनरी यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल थ्रेशर्स यूज़ करता है, और जितने भी आपके कैपिटल गुड्स हैं मशीन्स यूज़ करता है, तो उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लोग थोड़े होंगे लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी शायद आपसे भी ज़्यादा हो, उनकी मशीन्स की प्राइस आपसे भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्लॉ विद द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड मेथड है आपका द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो लेट्स हाईलाइट calculating the value of output is the common way to compare size in the same industry, ठीक है। अब एक इंडस्ट्री के अंदर आप जो है साइज का कंपैरिजन कर सकते हैं, सही। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोक, पेप्सी, ठीक है। अब ये दो ब्रांड्स हैं हमारे पास, एक कोक है एक पेप्सी है।
इसमें अब आप ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा यार, इनमें से जोन सी कंपनी एक साल के अंदर ज़्यादा बॉटल्स प्रोड्यूस करेगी, उसका हम कह सकते हैं अच्छा चलो यार इसका साइज बड़ा है, ओनली बेस्ड ऑन दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन वही वाली बात आ गई कि इट ओनली वर्क्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। सही है। अब यू कैन नॉट कंपेयर द साइज ऑफ कोक विद अ सर्विस सच एज बैंकिंग, ठीक है, ये तो सर्विस हो गई। अब आप कोक के साइज को बैंकिंग से वैल्यू ऑफ आउटपुट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक्स की जो सर्विसेज हैं वो तो दे डील इन कैश, वो तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे ना, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर कीपिंग योर कैश सेफ। और उसके ऊपर खैर जो भी लोन्स देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उनका बिजनेस ही डिफरेंट है। लेकिन कोक जो है वो टेंजिबल ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट इज वाई द कंपैरिजन इज नॉट अप्रोप्रिएट। The third method is sales, comparing the sales of two businesses with each other. इसका भी यही मसला है कि इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट इन द फर्म फॉर विद द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। हायर द नंबर ऑफ टाइम्स द फर्म इज एबल टू सेल इट्स स्टॉक इन अ ईयर, हायर वुड बी द सेल्स वॉल्यूम, दस बिगर द बिजनेस इन साइज। सही हो गया। ये हमें सारी बात समझ आ गई कि अच्छा यार, जितना वो एक साल के अंदर सेल कर सकेंगे उतने वो बड़े होंगे। लेकिन इसका फिर वही मसला है कि इट ओनली वर्क्स इन द सेम इंडस्ट्री। सही है। कि आप फॉर एग्जांपल दो फर्नीचर स्टोर्स हैं और दोनों फर्नीचर बनाते हैं, और उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अच्छा यार, कौन सा जो बिजनेस है वो ज़्यादा बेड्स बना के बेचता है या ज़्यादा टेबल्स बना के बेचता है, ज़्यादा डाइनिंग सेट्स बना के बेचता है। आप सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कंपेयर सिमिलर प्रोडक्ट्स, बट यू कैन नॉट कंपेयर प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल्स को कार्ड्स के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार वो ज़्यादा टेबल बनाता है और कंपनी बी जो है वो ज़्यादा गाड़ी वो कम गाड़ियाँ बनाती है, तो इसका जो टेबल बनाता है उसका साइज़ बड़ा होगा। इट्स नॉट लॉजिकल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोथ द थिंग्स डिफर्स अ लॉट, ठीक है। अ टेबल, हाई एंड टेबल इज़ ऑफ 2 to 3 lakhs, एंड जो एक अच्छी गाड़ी आती है वो 50-60 लाख के करीब आती है, तो देर इज़ नो कंपैरिजन इन द सेल्स। द लास्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक हो गया। द हाउ मच कैपिटल इज एम्प्लॉयड इनटू अ बिजनेस, और उसकी इन्वेस्टमेंट इन द मशीनरी। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, कैपिटल, ठीक है। और इसका भी जो प्रॉब्लम है वो आपके फर्स्ट वाले मेथड के साथ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। जिस तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम उसको एक लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस से नहीं थे कंपेयर कर सकते, उसी तरह कैपिटल एम्प्लॉयड के मेथड को एक लेबर इंटेंसिव बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे दे एम्प्लॉय मशीनरी, ये मशीनरी यूज़ करते हैं, एंड जो हमारा दूसरा मेथड है वो एम्प्लॉय करता है लेबर, ठीक है। तो इसी वजह से एक ऐसे बिजनेस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो लेबर इंटेंसिव हो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द बिजनेसेस आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि यार हम ग्रो करें ही क्यों, वाई शुड वी ग्रो इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो उसके जो है ना हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ हायर प्रॉफिट्स। सही है। जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, उसी उसी तरह आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। सेल्स इंक्रीज होंगी आपकी, उसके साथ आपका प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वाई बड़ा साइज जो है ट्रांसलेट्स इनटू हायर प्रॉफिट। देन फॉर द वर्कर्स, अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो फिर जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी वो आपको सैलरीज भी ज़्यादा देते जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, जो perks हैं, वो भी ज़्यादा देते जाएंगे, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस यू गेट बेनिफिट
अब वो बेनिफिट्स किस तरह के होते हैं कि फॉर यू गेट बेनिफिट्स और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना वो कम होती जाती है आपके बड़े साइज की वजह से। अब उसकी बड़ी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक उसमें जो हम पॉइंट पे बात करेंगे वो होगा बल्क बाइंग। तो आपको शायद पता हो कि वेन एवर यू गो टू होल सेलर, जिस तरह अगर आप मेट्रो पे जाओ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें इकट्ठी बंडल चीज़ें मिलती हैं एंड देयर प्राइस इज लेसर देन इफ़ यू बाय दैट प्रोडक्ट इंडिविजुअली। ठीक है, तो वो आपको बल्क पे खरीदने से ना आपको सस्ती मिलती हैं चीज़ें। तो अगर आप किसी वेंडर के पास जाओ या किसी सप्लायर के पास जाओ और उससे सामान खरीदो बल्क में, ठीक है, तो वो आपको बल्क में खरीदने से ये फ़ायदा होगा कि वो सामान की जो ज़्यादा सारा सामान इकट्ठा लोगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, एक रीज़न ये होगी। फिर इसके अलावा ये वो इन चीज़ों की वजह से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे चली जाती है एंड यू एंड अप मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, रेवेन्यू उतना ही रहता है और प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज लार्जर मार्केट शेयर। जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता है आपका मार्केट शेयर बड़ा होता है। मार्केट शेयर क्या होता है? तो बेसिकली मार्केट शेयर ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपके ब्रांड की जो सेल्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव थ्री ब्रांड्स, ए, बी, सी। ए के पास 50% शेयर है, बी के पास जो है वो आपका 30% शेयर है और सी के पास 20% शेयर है। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि आपकी मार्केट में जितनी भी सेल्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स अगर 100 है, ठीक है, तो 100 में से 50 सेल्स हुई हैं ए की, 30 सेल्स हुई हैं बी की और 20 सेल्स हुई हैं सी की। ठीक है, तो इससे आपका साइज जो है ना वो कंपेयर हो सकता है कि मार्केट में आपकी प्रेजेंस क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका मार्केट शेयर ज़्यादा करने के लिए करते हो। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ग्रो। ठीक है, हाउ कैन वी ग्रो, तरीके क्या होते हैं इसके? नाउ देर आर टू मेथड्स फॉर ग्रोथ। द फर्स्ट वन इज इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, जो कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये होती है कि ग्रोथ विद इन द बिजनेस। ठीक है, द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ में ये होता है कि आप जब एक्सपैंड करते हो अपने आप को, आप बाहर से दूसरे बिजनेसेस को फॉर एग्जांपल टेक ओवर कर लेते हो। अभी इस बात पे घबराना नहीं है, हम दोनों के बारे में ना डिटेल के अंदर बात करेंगे। लेट्स यूज आवर हाइलाइटर। Internal growth is regarded as the expansion of business by means of opening new branches. ठीक है, expansion of business by means of opening new branches, selling franchises or attracting investment from large businesses. ये आपके तरीके हैं इंटरनल ग्रोथ। यू कैन आइदर ओपन अ न्यू ब्रांच, यू कैन सेल फ्रेंचाइजेज और यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लार्ज बिजनेस। किसी और बिजनेस से इन्वेस्टमेंट लेके आप अपना खुद कर लो। सही है, आप किसी और बिजनेस को खरीदते नहीं हो, किसी को टेक ओवर नहीं करते। ठीक है, आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हो। ठीक है, जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें, जॉनी एंड जुगनू की एग्जांपल लें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जौहर टाउन में ब्रांच खोली हुई है, उन्होंने आपके डीएचए में 2 ब्रांचेस खोली हुई हैं, उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस खोली हुई हैं। सिमिलर इज द केस विद सबवे। ठीक है, ये बिजनेसेस जो हैं इंटरनली ग्रो कर रहे हैं कि ये अपने ही एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो दिस इज इंटरनल ग्रोथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर। ठीक है, इट कुड बी डन बाय इन द फॉर्म ऑफ मर्जर और टेक ओवर। अब इसमें ये होता है कि इसमें यू आइदर मर्ज विद अनदर बिजनेस, यानी दो बिजनेस होते हैं वो कंबाइन कर लेते हैं,
और जो दूसरा इसका तरीका होता है वो होता है टेक ओवर, कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद ही लेते हो। जिस तरह मेट्रो ने मैक्रो को खरीदा था, तो पहले मैक्रो हुआ करता था, तो मेट्रो आया, मेट्रो ने मैक्रो को टेक ओवर कर लिया। ठीक है। अब इसके देर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग दिस, आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। तो लेट्स डिस्कस दीज वेज इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सबसे पहला आपका जो वे ऑफ टेकिंग ओवर है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ का तरीका है, वो है हॉरिजॉन्टल। सही हो गया। हॉरिजॉन्टल इज this is a merger between firms that are dealing in similar products at the same stage of production। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, डीलिंग इन सिमिलर प्रोडक्ट्स सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल बेसिकली दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि अब आपको पता ना कि देर आर थ्री बेसिकली बिजनेसेस, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो हमने पहले डिस्कस किया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सही है। ये आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और ये सर्विस हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो एक बिजनेस है, इट इज मर्जिंग और टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस, ठीक है, इन द सेम सेक्टर। सही है। प्राइमरी है तो वो प्राइमरी ही एक सेकंड प्राइमरी बिजनेस को ही लेगा। ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी है तो वो एक और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ही टेक ओवर करेगा। एक टर्शरी है तो वो एक टर्शरी बिजनेस को ही टेक ओवर करेगा। फॉर एग्जांपल एक सलोन है, वो एक दूसरे सलोन को खरीद ले, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है, वो दूसरी माइनिंग कंपनी को खरीद ले तो प्राइमरी हो जाएगा। एक फर्नीचर प्रोडक्शन या वुड को रिफाइन करने वाली कंपनी है, वो एक और जो है वुड मैन्युफैक्चरिंग या फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर कर ले, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपका, क्योंकि आप एक और अपनी एग्जिस्टिंग फर्म को ख़रीद लेते हो, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, उसके हिस्से के प्रॉफिट्स भी आपको आ जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जनाब मैकडोनल्ड्स जो है ना, मैकडोनल्ड्स टेक्स ओवर KFC, हाईली अनलाइकली, लेकिन अगर ये हो जाता है ना, तो क्या होगा कि जितने भी लोग KFC खाते हैं और जितने भी लोग मैकडोनल्ड्स खाते हैं, वो सारे लोग मैकडोनल्ड्स खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने KFC को खरीद लिया। तो जो प्रॉफिट्स KFC प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रॉफिट सब मैकडोनल्ड्स के पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब आप दो बिजनेसेस एक दूसरे को खरीद लेते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, साइज के बड़े होने से उनको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं, वो आपको लोन्स दे देते हैं इजीली, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी होती है। ठीक है। सप्लायर्स आपको आपके लिए एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा यार, हम सिर्फ आपको सामान बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इतने बड़े कस्टमर हो गए हो कि मतलब आप उनकी सारी जितनी भी सप्लाईज हैं वो आप कवर कर सकते हो, और फिर आपके कंपटीशन के पास वो वाले रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे जो आपके पास होंगे। ठीक है। फिर एक जो और पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। तो एक बिजनेस के पास अगर अच्छी मशीनरी है, ठीक है, तो आप उसकी मशीनरी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आप उसके जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल उधर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो डायरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है, वो बहुत स्किल उसका ज़्यादा है, तो यू कैन बेनिफिट ऑफ दिस। सही है। दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स कम टू इट्स डिसएडवांटेजेस। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके पास आ जाते हैं आपका जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। आपके वर्कर्स आ जाते हैं। सही है। आपके जितने भी लोग डायरेक्टली आपके बिजनेस से इन्वॉल्व है ना, उनका कोई स्टेक है,
वो सारे उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है, कि वो कह दें कि यार अच्छा नहीं, वी डोंट लाइक द वे यू आर टेकिंग दिस बिजनेस अलॉन्ग, और वी माइट नॉट एग्री विद द डायरेक्शन यू हैव प्लान्ड फॉर अस, ठीक है। तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे बदमज़गी होती है, वो एफिशिएंसी लूज हो जाती है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स में लीड टू मोर रिडेंडेंसी, सही है, रिडेंडेंसी पेमेंट्स। अब होता क्या है कि अब जॉब्स डुप्लीकेट हो रही हैं क्योंकि सेम कंपनीज हैं दोनों, तो सेम कंपनीज की सारी जो हायरार्की होगी, उनका जो सारा स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा, सही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि रोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, कि देर आर टू पीपल फॉर द सेम जॉब एंड देन यू विल हैव टू फायर देम, और उनको जॉब से निकालने के लिए यू वुड हैव टू मेक रिडंडेंसी पेमेंट्स, ठीक है, उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो दैट वुड बी हार्मफुल फॉर द बिजनेस। द सेकेंड वे इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कोर्स। When merging firms are engaged in different stages of the same production process, it is called vertical integration, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जिस तरह हमने पीछे बात की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वुड की ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी फेवरेट चीज़। एक कंपनी है विच डील्स इन प्रोड्यूसिंग सॉरी एक्सट्रैक्टिंग वुड, ठीक है। वो लकड़ी काटते हैं और लकड़ी बेच देते हैं, दे आर डीलिंग इन द प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पर वो डील कर रहे हैं, सही है। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन वुड बी, जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल थी प्लेन हमारी, ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन थी ना हमारी। अब वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल इज समथिंग सिमिलर टू दिस, सही है। इन वर्टिकल हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है, सही है। हम लकड़ी बनाते हैं, सॉरी लकड़ी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ पर। हमारी कंपनी एक मैन्युफैक्चरर को ख़रीद लेती है कि जो कि टेबल्स को लकड़ी से टेबल बनाते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाते हैं, या बेड वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में होंगे। इसको कहते हैं आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि आप वर्टिकली मूव कर रहे हो आइदर अप और डाउन, ठीक है। अब नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस, वर्टिकल इंटीग्रेशंस। वन इज फॉरवर्ड, वन इज बैकवर्ड, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस आप टेबल बनाते हो, ठीक है, और अब आप चाहते हो कि यार मैं लकड़ी खरीदने के बजाय अगर मैं अपनी लकड़ी खुद एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दूं, या एक ऐसी फर्म को खरीद लूं, टेक ओवर कर लूं, जो लकड़ी काटती है, जिसने लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं जो लकड़ी काटती है, ठीक है। तो देन यू वुड बी मूविंग बैकवर्ड्स, प्राइमरी सेक्टर में जा रहे होगे, ठीक है। एंड इफ यू से कि अच्छा यार मैं एक रिटेल आउटलेट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं अपने जो टेबल्स बना रहा हूँ वो डिस्प्ले किया करूँगा, देन यू आर डूइंग फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फोर्ड का हमें पता है, फोर्ड एक कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती, ठीक है। फोर्ड जो है, फोर्ड सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। फोर्ड अपने शोरूम्स खोल लेती, ठीक है, रिटेल आउटलेट्स खरीद लेती है सारे, तो इट इज डूइंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आउटलेट्स स्लैश शोरूम्स। और अगर फोर्ड जो है वो अपने रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्शन की एक कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है, तो दैट वुड बी बैकवर्ड्स इंटीग्रेशन, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से प्राइमरी सेक्टर पे जा रहा है रॉ मटेरियल्स की एक्सट्रैक्शन में। तो दिस इज बैकवर्ड्स वर्सेस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ईजियर टू मेंटेन क्वालिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड्स की बात करें, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया था, मैकडोनल्ड्स ने अपने जो पोटैटोज, जो उसकी फ्राइज, क्योंकि वर्ल्ड फेमस फ्राइज हैं, सही है, एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स, ठीक है, फ्राइज। अब उनकी सबसे जो यूनिक उनका एस्पेक्ट है वो फ्राइज का है, तो इस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो व्हाट दे डिड इज दे बॉट देयर ओन पोटैटो फार्म्स, दे बॉट देयर ओन पोटैटो फार्म्स इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी, कि उनके पास वो सेम रसेट पोटैटोज हर दफ़ा एक ही क्वालिटी के जो पोटैटोज हैं वो उनके पास आए, और उनकी जो फ्राइज है उसकी क्वालिटी, शेप, टेस्ट कुछ भी चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे, तो फिर इस तरह वो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वो अपने जो पोटैटोज हैं वो रैंडमली लोगों से सोर्स करना शुरू कर दें, कि कभी किसी से मंगवा लिया, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, उससे होगा ये कि उनके फ्राइज के टेस्ट में भी वेरिएशन आती रहेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं 2 दफ़ा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही होता है कि जब आपका साइज इंक्रीज होता है तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है, सही है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि क्योंकि आपकी कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बैंक्स आपको इजीली लोन देंगे, सही है। आपकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट फर्म्स जो हैं दे वुड वांट टू वर्क विद यू। तो इस तरह के जितने भी फायदे होते हैं ना, कि आपके साइज की वजह से आपके पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। वो बल्क बाइंग वाली सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मेरी फेवरेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, हायर प्रॉफिट्स की वजह ये होती है, कॉस्ट्स आर अंडर कंट्रोल। यू आस्क व्हाई इज दैट, दैट इज बिकॉज अब देखो, आप जो पहले जब जिससे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे थे, यू वर गिविंग हिम अ सर्टेन परसेंटेज, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज रख के आपको दे रहा था ना। नाउ दैट मिडिल कॉस्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आपको वो एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। लास्टली इट कैन इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, ठीक है, आपकी क्योंकि क्वालिटी मेंटेन्ड है तो आप कस्टमर सर्विस को भी डील कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करो एंड यू एंड अप बाइंग योर ओन रिटेल शॉप, तो वहाँ पर आपके अपने वर्कर्स होंगे, एंड देन यू कैन ट्रेन हाउ यू वांट देम टू डील विद कस्टमर्स, और किस तरह कस्टमर से वो बात करें, तो वो सारी चीज़ें चेक में आ जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में एक चीज़ आ जाती है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ऑपोजिट होता है। ये होता ही है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस। अब बंदा पूछेगा यार ये क्यों होता है, यार ये होता है व्हेन देयर आर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, द स्केल ऑफ योर बिजनेस इज सो लार्ज दैट देयर आर इनएफिशिएंसीज इन मैनेजिंग योर बिजनेस, ठीक है। तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, उसकी वजह से आपके देर आर ऑर्डर डिलेज, प्रोडक्शन डिलेज, ट्रांसपोर्टेशन डिलेज, क्योंकि वो बिजनेस इतना बड़ा है और आपने वो इफेक्टिवली उसको मैनेज नहीं किया हुआ, उसकी वजह से फिर आपकी इन छोटी छोटी एफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऊपर चली जाती है। द सेकंड डिसएडवांटेज इज डिफरेंस इन द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑन वन एंड माइट अफेक्ट द अदर, सही है। इसका सिंपली ये मतलब है, अगर आपके पास बैड रॉ मटेरियल्स है ना, तो आपका यू विल हैव बैड प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आपके रॉ मटेरियल्स अच्छे नहीं मिल रहे आपको, ठीक है, जो आपके रॉ मटेरियल्स वाले सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उसकी वजह से आप जितना मर्जी अच्छी प्रोडक्शन कर लो लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। और सिमिलरली अगर आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी लैग कर रही है तो आप जितने मर्जी अच्छे रॉ मटेरियल्स ले आओ, you would not be able to produce a good product. Now if we talk about कि vertical integration का स्टेक होल्डर्स पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर तो हम बात करें अपने एम्प्लॉयज की, अब एम्प्लॉयज जो हैं हमारे,
वेदर वी डू वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स, तो एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी क्यों ज़्यादा होती है? जॉब सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक तो उनकी जॉब्स जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, देर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स। ठीक है। और दूसरा क्योंकि साइज अब मतलब उन्होंने एक और पूरी कंपनी खरीद ली है, तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि वो मतलब बैंकरप्ट हो जाएंगे या अपना बिजनेस बंद कर देंगे, तो इसी वजह से एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स और वन ऑफ द इम्पैक्ट दैट vertical integration holds over its stakeholders. Now, the last thing is conglomerate. Conglomerate basically ये होता है कि when two totally unrelated businesses join together. ठीक है? Let's highlight this in the definition. It is also known as diversification. ठीक है? Formed when two or more unrelated firms are involved in a merger or takeover. They deal in totally dissimilar products at different stages of production. सही है। तो फॉर एग्जांपल अब गोरमे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है बिकॉज दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज। बेकरी, ठीक है, फर्नीचर एंड बैंक्वेट हॉल्स। ठीक है, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये तीन तो उनके ऑफ द बैट वैसे ही उनके काम है। बेकरी में भी डील करते हैं, फर्नीचर में भी डील करते हैं, उन्होंने अब अपना टीवी चैनल भी निकाल दिया है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, जहां आप अनरिलेटेड फर्म्स होती हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता इन सेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग और देयर एक्सपर्टीज, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन वो फिर भी दे गेट इनटू न्यू एवेन्यूज, वो नई कोई चीज़ ट्राई करते हैं, नई चीज़ को खरीद लेते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस इज रिस्क इज स्प्रेड। रिस्क स्प्रेड का मतलब ये है कि अगर एक एवेन्यू या एक आपकी जो कंपनी है वो फेल हो जाए, ठीक है, तो दूसरी नहीं होगी। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ में डील करते हो, सही है, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या डेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अब अगर हम गोरमे की बात करें ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ठीक है, उनकी जो बेकरी वगैरह थी, अगर हम कहें कि यार बेकरी की डिमांड जो थी वो नीचे चली गई थी क्योंकि कोविड में लोग बाहर नहीं थे जा रहे, और उनके बैंक्वेट हॉल्स जो थे उनकी भी डिमांड नीचे चली गई थी, लोग बाहर नहीं थे जा रहे, बंद था। लेकिन एट दिस टाइम उनका फर्नीचर और टीवी चैनल्स का जो एवेन्यूज थे ये तो अप एंड रनिंग थे। ठीक है। तो यहाँ से अगर उनका इनकम आनी बंद भी हो गई थी, they were still getting income from selling their furniture and advertising revenue from their TV channel. So that is how they were surviving. ठीक है। The second part is different markets equals to higher profits. सही है। अब कुछ मार्केट सेगमेंट्स दूसरी मार्केट सेगमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लुक्रेटिव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर हायर कस्टमर्स फॉर गोरमे बेकरी, फॉर बेकरी इन जनरल देन फर्नीचर। सही है। हम कह सकते हैं कि यार कि जो फर्नीचर्स होते हैं ना, वो फर्नीचर की उतनी डिमांड शायद एक पर्टिकुलर एरिया में ना हो जितनी बेकरी की हो। फर्नीचर लोग कभी कभी खरीदते होंगे, बेकरी लोग रोज जाते होंगे, तो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्रॉफिट्स और कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रिएशन ऑफ साइनर्जीज। साइनर्जीज की क्रिएशन से ये मुराद है मेरा कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को जब फायदा हो रहा हो, सही है, वो मिल के काम कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि यार जो गोरमे का टीवी चैनल था ना, उसके ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट की, हमने एडवर्टाइजमेंट की इसके फर्नीचर की और बेकरी और बैंक्वेट हॉल्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। फ्री एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं अपने ही चैनल से अपने फर्नीचर और बेकरी की। तो हमें जो हमने किसी और फर्म को जो पैसे देने थे, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट सब सेव हो रही हैं बिकॉज वी आर यूजिंग साइनर्जीज विद इन आर बिजनेसेस टू बेनिफिट ऑफ ईच अदर। सही है। These are the advantages. Now let's talk about the disadvantages. The disadvantages are
lack in expertise in the sector may lead to failure. फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह गोर में बेकरी आइटम्स बनाता है, ठीक है, ब्रेड बनाना और टेबल बनाना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्नीचर वेल इनफ, ठीक है, पीपल वुड नॉट बाय फ्रॉम देम। तो ये एक इशू आ सकता है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द अदर फील्ड यू माइट मीट फेलियर। So that is a very real possibility whenever there are conglomerates or whenever you diversify. But here the thing is that the scale of the company is so big that they can hire experts to take care of the operations in the other department or the other field, right? The next thing is focus may be diverted from the original offering. इसका मतलब ये है कि गोरमे वाले फर्नीचर बनाने में इतने ज़्यादा घुस जाएं कि वो बेकरी के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दें, ठीक है। दैट इज़ हाउ कि फिर आप अपने ओरिजिनल जो जिस प्रोडक्ट की वजह से आपके ब्रांड और बिजनेस का नाम बने, फिर आपका उसके ऊपर से फोकस ख़त्म हो जाता है एंड इट इन टर्न एंड्स अप बीइंग कि अच्छा यार वो तो उनकी बेकरी फारग हो गई अब, तो फिर यू माइट लूज कस्टमर्स और कस्टमर लॉयल्टी में बी इफेक्टेड। अच्छा जी, अब इसका जो फ़ायदा होता है ना स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ के लिए हायर जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, कस्टमर्स के लिए हायर वैरायटी, केक भी मिल रहे हैं, टेबल भी मिल रहा है, चेयर भी मिल रही है, चिकन ब्रेड भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज हाउ स्टेक होल्डर्स आर इफेक्टेड। नाउ द अदर थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज ग्रोथ प्रॉब्लम्स। कि अच्छा यार ग्रोथ के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। वेन एवर द बिजनेस बिकम्स टू लार्ज, जब उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, इसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। जो हायरार्की होती है, जो चेन ऑफ कमांड होती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि एक ऑर्डर जो यहाँ पर जनरेट हुआ था उसको इतने ज़्यादा लेवल्स पे ट्रैवल करना पड़ता है अपनी टारगेट ग्रुप तक आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर आया था, स्टार्ट हुआ था, नीचे आते 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 उसकी जो उसका मीनिंग चेंज होता जाता है, ठीक है। और एक रीज़न ये होती है, दूसरी रीज़न ये होती है कि टाइम लैग बहुत ज़्यादा आ जाता है, तीसरी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स मिसमैनेज हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज दिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। द सेकेंड प्रॉब्लम इज पुअर कम्युनिकेशन। अब इसी यही जो बात हमने पहले की थी कि क्योंकि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, साइज इतना बड़ा हो जाता है कि यू कैन नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेट। अब आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपका सीईओ है, ठीक है, उसको अपने जो ग्राउंड पे लाइन मैनेजर्स के जो मतलब जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ही नहीं पता, ठीक है। उनके बारे में उनको पता ही नहीं क्योंकि वो ही डज नॉट हैव द टाइम। और उसकी वजह से दीज वर्कर्स माइट फील अनमोटिवेटेड क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर नहीं है। दे हैव नेवर मतलब शायद मे बी एवर सीन देयर सीईओ, उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। तो ये होता है पुअर कम्युनिकेशन से। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसको बेहतर कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, इंट्रानेट यूज़ करके। तो बेसिकली इंटरनेट होता है कि एक पूरी कंपनी जो है वो यूज़ कर रही होती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के पास होता है, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम एनीवेयर। तो फॉर एग्जांपल सीईओ अगर मुल्क में नहीं है बट वो इंटरनेट के ऊपर वो उसी कंपनी का होता है पूरा, और उसके थ्रू वो अपनी पूरी जो वर्क फोर्स है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद ग्रोथ इज़ पोर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो होता बेसिकली ये है कि व्हेन यू ग्रो रैपिडली, रैपिड ग्रोथ लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ मनी। आपका जो पैसे ख़त्म हो जाते हैं और समटाइम्स उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल वो पैसे होते हैं जो कि रेगुलर आपके रोज़ की चीज़ों के अंदर यूज़ होने होते हैं। कि जिस तरह आपने कोई एसेंशियल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होने हैं, वो रोज़ के रोज़ आपने खरीदने हैं,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है और भी, एंड उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। तो समटाइम्स जो पुअर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स की वजह से आपके बिजनेस में इनएफिशिएंसीज आने लग जाती हैं, और समटाइम्स अगर आपने बहुत बुरे तरीके से बहुत जल्दी ग्रो कर लिया तो देयर इज अ चांस कि इट माइट नॉट वर्क आउट इन द लॉन्ग रन। तो द बेस्ट वे इज टू प्लान योर एक्सपेंसेस, प्लान योर फाइनेंशियल्स, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट वे टू गो। ठीक है, उसमें फिर आपके पास जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है वो डिप्लीट नहीं होता। द लास्ट प्रॉब्लम इज द कॉन्फ्लिक्ट विद इंटीग्रेशन। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन की वजह से ना आपके मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, पीपल वर्किंग डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स हो जाती है, और पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट्स फ्रॉम बोथ डिफरेंट कंपनीज माइट नॉट फील कंफर्टेबल टुगेदर और माइट नॉट फील एट होम। सही है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसीज दोबारा आ जाएंगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल दोबारा आ जाएंगी, एंड आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होने के बजाय वो इंटायरली ख़राब हो सकता है। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ग्रोथ। सही हो गया। नाउ देयर इज अनदर थिंग विच इज के सम बिजनेसेस प्रेफर टू स्टे स्मॉल। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा यार हम छोटे स्केल पे अपना काम रखेंगे, वी वुड नॉट वांट टू ग्रो। सही, तो व्हाई इज दैट? फर्स्ट थिंग कुड बी द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डिमांड ये इस तरह होती है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सूट्स। आपकी एक टेलर है, ठीक है, वो सूट्स बनाता है, bespoke सूट्स जो होते हैं, ठीक है, कस्टम मेड सूट्स जो होते हैं, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। राइट, आप मतलब हर बंदे की इंडिविजुअल साइजिंग होगी, हर बंदे की इंडिविजुअल उसकी कपड़े की सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो वो दे प्रेफर टू कस्टमाइज फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सन, और उसके अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर क्वालिटी कि हर बंदे को प्रीमियम ट्रीटमेंट मिल रहा है, हर बंदे को एक्सक्लूसिविटी फील हो रही है कि यार अच्छा उसकी जो चीज़ बन रही है वो यूनिक टू हिम है। तो उससे ये होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा यार यहाँ पर अगर हम अपना साइज बड़ा कर देंगे तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो इफेक्ट होगी। सही है, तो बिजनेसेस दैट वांट कस्टमाइजेशन, ठीक है, जो कस्टमाइजेशन डिमांड करते हैं ना, दे टेंड टू स्टे स्मॉल। ठीक है, बिकॉज मैस मार्केट में जाते हुए दे वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ जिसको आप कह दो अटेंशन टू देयर कस्टमर, और वो कस्टमाइजेशन उस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। अब सूट्स, कस्टम सूट्स आप मैस लेवल पे तो बना नहीं सकते, बिकॉज वो आप सिर्फ तब बनाओगे जब आपके पास कस्टमर आएगा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सम बिजनेसेस माइट वांट टू स्टे। द अदर वन इज मार्केट साइज, कि अच्छा यार आपकी मार्केट का साइज ही बहुत स्मॉल हो, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ही बहुत थोड़ी हो। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप कहो कि अच्छा यार मेरे साइज इंक्रीज करने का तो फायदा नहीं है, बड़े थोड़े से लोग हैं जिन्होंने मेरे से चीज़ें बनवानी। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज से कोई 8-10 साल पहले चले जाओ तो चेल्सी बूट्स जो थे उनका ट्रेंड मार्केट पाकिस्तान में स्पेशली नहीं था। सही है, तो उनकी जो बिजनेसेस जो बना रहे थे, हैंडमेड शूज़ बना रहे थे, वो बड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में वो शूज़ बनाते थे बिकॉज लोग खरीदते ही नहीं थे, और फिर वो लार्ज मतलब बड़े स्केल पे प्रोड्यूस नहीं थे करते। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स में अगर आप आओ तो अब चेल्सी बूट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से जो कंपनीज हैं अब वो मैस लेवल पे उनको प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि उनका मार्केट साइज बढ़ गया। ठीक है, तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई बिजनेसेस माइट वांट टू स्टे स्मॉल। एंड लास्टली द ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स। सही है, फॉर एग्जांपल एक बेकरी है। सही है, एक बेकरी है जो कि इन हाउस सेटअप है सारा, और इट इज़ रन बाय समवन जो कहता है कि यार अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपनी चीज़ों के अंदर क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, मैं अपने कस्टमर्स के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर वर्क करूँ। ठीक है, कस्टमर फोकस, वो कहता है कि मैं अपने कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर काम फोकस करना चाहता हूँ, और ही वांट्स टू मेक श्योर कि उसके नीचे जितने भी इंप्लॉयज़ हैं, 3 हैं 4 हैं, वो उनके ऊपर अपना पूरा फोकस रखे ताकि उसकी क्वालिटी में फ़र्क ना आए। ठीक है, तो ही वुड माइट वांट टू स्टे स्मॉल ताकि ही कुड हैव मोर कंट्रोल ओवर द बिजनेस। सही है, तो these are some of the reasons why some businesses want to stay small. Now another thing that we want to talk about is why some new businesses fail। ठीक है, मसला क्या होता है उनके साथ?
सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई या अभी इस लेक्चर में हमने समझी हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैम। द फर्स्ट वन इज पुअर मैनेजमेंट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि जो आप जो रोज़मर्रा के डिसीजंस हैं उनको आप प्रॉपरली नहीं लेते। ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हायरार्की। आपकी जो टॉप ऑर्डर है, दे आर नॉट ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर्स विद द मैनेजमेंट। जो उनके नीचे हैं, देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से, पुअर मैनेजमेंट की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से नए बिजनेसेस में फेलियर आ जाता है। सही है। द सेकेंड थिंग इज पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें ये होता है कि यू डू नॉट कीप लिक्विड कैश। सही है, आप ओवर एक्सपेंशन करते हो। ठीक है, ओवर एक्सपेंशन करते हो जिसकी वजह से आपके पास लिक्विड कैश और जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है वो डिप्लीट कर जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए पैसे नहीं बचते। सो यू एंड अप क्लोजिंग योर बिजनेस बिकॉज यू कैन नॉट कीप अप विद द डिमांड दैट इज इन द मार्केट। द थर्ड थिंग इज ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, वही मसला यहाँ पर आ जाता है कि ओवर एक्सपेंशन की वजह से आपके पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। सही है, पोअर कम्युनिकेशन वगैरह की वजह से, जो पीछे जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के, उसकी ओवर एक्सपेंशन से आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है एंड आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आप इतने कंपेरेटिव ही नहीं रहते कि लोग आपसे खरीदें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग ब्रेड, तो होता ही है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो ब्रेड है वो इतनी महंगी हो जाती है कि पीपल वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो वो केक्स एंड बेक से ब्रेड ले लेंगे, गोरमे से ब्रेड खरीद लेंगे, किसी और से खरीद लेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी ब्रेड महंगी है तो वो दे वुड नॉट बाय फ्रॉम। And the last problem is, and the last factor due to which small businesses shut down or fail immediately is that they do not plan for the future. They're not taking into account for what is happening. ठीक है, they do not want to plan for the future. वो कॉकी हो जाते हैं थोड़े से। वो कहते हैं कि अच्छा यार, what we are doing is perfect, हम चेंज नहीं करेंगे फ्यूचर, अपने आप को जो मर्जी हो जाए। इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, जिस तरह वन ऑफ द मेन एग्जांपल्स वाज नोकिया। नोकिया वॉज बाय नो मीन्स अ स्मॉल कंपनी, लेकिन उनके फेलियर की जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो थी कि नो फ्यूचर प्लानिंग। बाय द टाइम ऑल द फोन कंपनीज वर मेकिंग टच स्क्रीन्स और वर्किंग ऑन टच स्क्रीन्स, नोकिया ने कहा कि यार नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हमारी जो सेल्स हैं वो दे विल गो अनटच्ड फॉर एवर। बट क्या हुआ, बाद में आईफोन आया, सैमसंग आया, दे ओवर थ्रू इट। तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चेंज, प्लानिंग फॉर चेंज, इसको एक आगे एक टर्म आती है, उसको कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, कि यू डू नॉट चेंज विद द टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते। आप कहते हो कि व्हाट आई एम डूइंग इज बेस्ट एंड आई विल स्टे ऑन टॉप, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू चेंज। ठीक है, सिमिलर एग्जाम इज द एग्जांपल्स विद सीडीज और नेटफ्लिक्स। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा डीवीडीज ब्लू रेज से शिफ्ट होकर नेटफ्लिक्स पे आ गया है, तो उनकी डिमांड ख़त्म हो गई है। और जो है अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोज़ है, अमेजोन प्राइम है सॉरी, तो दे आर बूमिंग। ठीक है, उनका बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है बिकॉज दे वर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और जो डीवीडी ब्लू रेज वगैरह हैं, दे हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू द रीजन दैट दे वर नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर चेंजेस। लास्ट थिंग इज व्हाई आर न्यू बिजनेसेस एट अ ग्रेटर रिस्क टू फेल। ठीक है, पहले हमने बात की है कि उनकी सम व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस, और अब हम बात करेंगे सम ऑफ द रिस्क। ये बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सबसे पहला आ जाता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कि आपने एक फील्ड में आ गए हो बट यू डू नॉट नो द नुक्स एंड क्रैनीज, आपको नहीं पता कि यार मैंने इसमें किस तरह लेके चलने हैं, आपके पास तजर्बा नहीं है।
उसको डील करने की वजह से, तो इसलिए वो रिस्क जो है वो नए बिजनेस का फेल होने का ज़्यादा होता है। सेकंड इज़ लैक ऑफ कैपिटल। अगर आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, जो आप पैसे लेके आए बिजनेस में, वो कम है और आपका डेली का वर्किंग कैपिटल नहीं मैनेज हो रहा, तो फिर देर इज़ अ हाई रिस्क दैट योर बिजनेस माइट फेल। द अदर रीज़न इज़ पुअर लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन ख़राब है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एक जो बार्बर है उसके लिए आइडियल है कि वो किसी सोसाइटी के पास या किसी इस तरह की जगह पे लोकेट हो जहाँ पर उसके इर्द गिर्द पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अब अगर वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाएगा जहाँ पर फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर शायद उसके जो है ना पोटेंशियल कस्टमर्स कम हो। ठीक है। द नेक्स्ट इज पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। यू आर नॉट स्टॉक कीपिंग प्रॉपरली। ठीक है, आप डिमांड्स को फोरकास्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट द फैक्टर ऑफ द सीजनल फ्लक्चुएशंस शायद। ठीक है, आप अपने पास स्टॉक रख ही नहीं रहे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड टाइम्स की बात करो, तो कोविड टाइम्स में जिन लोगों ने अपने मास्क की, सैनिटाइजर्स वगैरह की इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रॉपरली की थी, उन्होंने फ्यूचर को देख के अपने डिसीजंस लिए थे, दे वर मोर सक्सेसफुल एंड दे हैड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट बाकी दे रैन आउट क्विकली। ठीक है। अनदर रीजन इज रिस्क क्यों होता है, वो होता है ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा की होती है। आपकी बिल्डिंग्स, आपकी मशीनरी, आपकी गाड़ियाँ। ठीक है। आप ओवर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में होता ये है कि आपका जो कैश है ना वो एक जगह टाई अप हो जाता है सारा। उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है एंड देर इज अ चांस टू माइट फेल। सही है। फिर ओवर एक्सपेंशन। आप रैपिडली ओवर एक्सपेंशन करते हो, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है एंड देर इज अ रिस्क दैट यू माइट फेल इन योर बिजनेस। लास्टली, पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस फंड। क्या आपने बिजनेस फंड सेटअप किए, उसके अंदर जो कैपिटल डाला, अच्छा यार मेरा दिल कर रहा है मैं एक गाड़ी ले लूँ, तो आपने वो 20 लाख रुपया जो बिजनेस के लिए रखा था वो निकाल के आपने गाड़ी खरीद ली। अब एकदम मार्केट डिमांड ज़्यादा हुई है आपके प्रोडक्ट की एंड यू डू नॉट हैव इनफ कैपिटल टू बाय द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द गुड्स यू आर सेलिंग। तो दीज आर द रीजन। अच्छा, लास्टली, छोटे जो बिजनेसेस होते हैं ना, व्हाट दे शुड डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ सक्सेस, उनको ये करना चाहिए कि दे शुड स्टार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन स्मॉल। ठीक है, स्मॉल ऑपरेशन हो जिनके ऊपर वो फोकस कर सकें। ठीक है, कीप द प्रेमिसेस स्मॉल, कि आपके पास आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं थोड़े एम्प्लॉयज़ रखें, अगर मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस यू आर डूइंग, लेकिन कीप योर ऑपरेशन स्मॉल ताकि आपका उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा हो सके। Then what you should do is have a mentor, get guidance from someone who is experienced in this particular field or business, or who is currently doing this business. All these things in the end of the day increase the chances of the success of the business. Thank you so much, guys. Kindly subscribe to the YouTube channel and turn on the notification icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, you guys are informed at the start. Thank you so much.